Hello, dear learners. Welcome to English Bliss Educator. My name is Rachna, and today I'm going to solve a question paper, a UGC NET English Literature, which was held on 18th of June, which is now called off by NTA. But still, for your better preparation for NET examination, I'm going to solve this so that it will help you for your further preparation. All right, so let's start. So I just told you that is UGC NET. Paper code is 30. That is English literature. Okay, and I'm going to solve paper 2 only. Paper 1, if you want, then I can provide you the solution for the same. But अभी यहाँ पर हम पेपर जो 2 होता है हमारा UGC NET का, हम उसको solve करने वाले हैं. Here you can see all the rules and regulations which you have to follow बिफोर स्टार्टिंग द एग्जामिनेशन. तो जो आपका पेपर है वो 2 प्रश्न पत्र या 2 फिर क्वेश्चन पेपर्स में बटा हुआ है. द फर्स्ट इज जनरल पेपर विच कंसिस्ट्स ऑफ 10 यूनिट्स एंड सेकेंड इज योर इंग्लिश. ठीक है, तो 51 से 150 तक है. यू कैन जस्ट रीड ऑल दिस. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 51 से हम स्टार्ट करेंगे. Now, so question number 51 says, who among the following was not associated with Cambridge School of Critics? तो इनमें से कौन है जो Cambridge School of Critics के साथ associated नहीं है? The correct answer for this, Kenneth Burke. Question number 52. Patrick White, the Australian novelist, was a recipient of which of the following prizes? तो इसका जो correct answer है that is A and D, which is Australian of the year 1973 इनको मिला हुआ था, और D Nobel Prize. पैट्रिक वाइट को सभी लोग जानते हैं, वो Nobel Prize विनर रह चुके हैं. Question number 53 देखेंगे. Which of the following magazines aimed at depicting concern of girls who embrace the tenets of girl culture, the girlhood? The correct answer for this question is first one, A, B, and D. The first, Sassy, Burst, and Ophelia Speaks. Now, question number 54 में हम देखेंगे. Question number 54 says, which among the following does not fall in the category of morality play? इनमें से कौन सा है जो morality play की कैटेगरी में फॉल नहीं करता है? ठीक है, the correct answer is the City Harris. क्वेश्चन नंबर 55 है, अनोटेटेड बिब्लियोग्राफी प्रोवाइड्स. तो इसका जो करेक्ट आंसर है 55 का थर्ड है. इट प्रोवाइड्स अ ब्रीफ समरी स्टेटिंग इंपॉर्टेंस ऑफ द वर्क्स cited or referred to in the research. Question number 56 is, which of the following statements are correct regarding Dalit Panther मूवमेंट? तो इसमें से कौन सा है जो दलित पैंथर मूवमेंट के रिगार्डिंग में करेक्ट है? द करेक्ट आंसर इज ए, सी एंड ई. ए कह रहा है दलित पैंथर मूवमेंट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द ब्लैक पैंथर्स मूवमेंट, विच इज करेक्ट. सेकंड है आपका सी. सी में है दलित पैंथर मूवमेंट लेड बाय राजा धले, नामदेव धसाल एंड जेवी पवार. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. और ये पी.आर. अम्बेडकर, जो ये कहीं से भी इसके फाउंडिंग मेंबर वगैरह कुछ नहीं थे. ठीक है, एंड देन नेक्स्ट इज ई. दलित पैंथर मूवमेंट वाज रूटेड इन द लिटिल मैगजीन मूवमेंट. दैट इज ऑल्सो करेक्ट. जून नंबर 57 हम देखेंगे कि विच इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द वर्क्स ऑफ जॉन मिल्टन. जॉन मिल्टन का जो वर्क्स हैं उसका करेक्ट ऑर्डर क्या है? राइट, सो द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट वन, विच इज EDCAB. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 57 का हम देखेंगे. पैराडाइज लॉस्ट वाज पब्लिश्ड इन 1667. लिसिटास वाज 1637. एल एलेग्रो वाज 1631. पैराडाइज रीगेन्ड आपका 1674 में, सॉरी 1671 में आया था, 4 साल के बाद. एंड देन कोमस, ये मास्क है इनका, 1634 में आया था. एंड व्हेन वी विल सेट अप एवरीथिंग, सो क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर 1 जो है वो करेक्ट हो जाता है, EDCAB. राइट. क्वेश्चन नंबर 58 अगर हम देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वॉज एडिटेड बाय गे एक्टिविस्ट एंड आर्टिस्ट जोसेफ बीन एंड एसेक्स हेम्फिल? इसका जो करेक्ट आंसर बनता है दैट इज ब्रदर टू ब्रदर, न्यू राइटिंग बाय ब्लैक
केम एंड 1991. राइट. क्वेश्चन नंबर 59 हम देखेंगे. बाय द वे यू कैन जस्ट रीचेक द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. According to me, brother to brother is the right answer. Okay. Question number 59. From the following writers who are known for magic realism. ठीक है. यहाँ पर दो राइटर हैं. अगर आपने मेरे शॉर्ट्स देखे हैं यूट्यूब पे, तो आई हैड क्रिएटेड वन शॉर्ट्स ऑन दिस, और उसमें मैजिक रियलिज्म के जितने भी राइटर्स हैं इंपॉर्टेंट वंस, दैट आई हैव कवर्ड एवरीथिंग. राइट. तो बी एंड डी इज द राइट आंसर. ठीक है. तो ये दोनों आपके करेक्ट आंसर हो जाते हैं, सलमान रश्दी एंड गैब्रियल गार्सिया मार्क्वेज. क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे. हियर वी हैव टू मैच द फॉलोइंग. और इसमें जो कैरेक्टर है और जो टेक्स्ट है, बेसिकली जो नॉवेल्स हैं, उनसे हमें क्या करना है, मैच करना है. मेन जो प्रोटैगनिस्ट हैं वर्क्स के अंदर, उनको. ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर 60 का हम देखेंगे. कूली का जो मेन कैरेक्टर था, दैट इज मोनू, एंड द सर्पेंट एंड द रोक का रामास्वामी, वेटिंग फॉर द महात्मा इज श्री राम, शैडो फ्रॉम लद्दाख इज सत्यजीत. ठीक है. तो इसका जो करेक्ट आंसर बनता है, दैट इज फोर्थ वन, एंड यू कैन मैच. राइट. क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 61 है, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स ऑफ अमिताभ घोष इन ऑर्डर ऑफ देयर ईयर ऑफ पब्लिकेशन. ठीक है. तो हमें इनके ईयर ऑफ पब्लिकेशन पता होने चाहिए. हालांकि ये बिल्कुल ही मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन हो जाता है. द हंग्री टाइड केम इन 2004. द सी ऑफ पॉपीज केम इन 2008. द सर्कल ऑफ रीजन केम इन 1986. एंड द शैडो लाइन्स 1988. एंड द कैलकाटा क्रोमोसोम 1995. ठीक है. बोथ द क्वेश्चंस आर, अच्छा, ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 60 है, 61 है, वो क्वेश्चंस आर फ्रॉम इंडियन लिटरेचर. ठीक है. दोनों ही क्वेश्चन आपके इंडियन लिटरेचर से आए हुए हैं. एंड आपको वर्क्स भी याद रखने हैं, कौन से राइटर ने कौन से वर्क को लिखा है, कौन से ईयर में पब्लिश हुआ है, एटसेट्रा एटसेट्रा. ठीक है. नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. तो क्वेश्चन नंबर 62 है, आइडेंटिफाई द ऑथर हु स्टेटेड द फॉलोइंग लाइन. तो आपको ऑथर को आइडेंटिफाई करना है जिसने ये लाइंस लिखी हैं. तो हम देखेंगे यहाँ पर, देयर इज फर्स्ट द लिटरेचर ऑफ नॉलेज एंड सेकेंडली द लिटरेचर ऑफ पावर. लिटरेचर ऑफ नॉलेज एंड लिटरेचर ऑफ पावर. ठीक है. द फंक्शन ऑफ द फर्स्ट इज टू टीच, द फंक्शन ऑफ द सेकेंड इज टू मूव. The first is a rudder and the second and oar or a sail. ठीक है. तो किसने कहा है इसको? अच्छा, इसको कहा है थॉमस डी क्विंसी ने कहा है. इनका ऐसे था, ऐसे ऑन द पोएट्स एंड अदर इंग्लिश राइटर. ठीक है. अच्छा, इसका जो लिटरेचर ऑफ नॉलेज है, दैट इज टू इंस्ट्रक्ट, एंड लिटरेचर ऑफ पावर जो है, ये इमोशंस को इवोक करने के लिए, जस्ट टू इवोक इमोशंस. ठीक है. तो थॉमस डी क्विंसी ने अपने वर्क, अपने ऐसे ऑन द पोएट्स एंड अदर इंग्लिश राइटर्स में इसको कोट किया है. ठीक है. आई मीन लिखा है. 63 हम देखेंगे. विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर्टेन टू द प्रोविजन रिलेटिंग टू द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन. अच्छा, यहाँ पर द करेक्ट आंसर बिकम्स बी एंड सी. आर्टिकल 343 एंड 344. आपको आर्टिकल्स पढ़ने भी इंपॉर्टेंट है, विच आर रिलेटेड टू एजुकेशन ओनली. ठीक है. हायर एजुकेशन पेपर 1 में अगर हम करते हैं तो हमारा ये पार्ट वहां से कवर हो जाता है. ठीक है. तो यू डू नॉट हैव टू टेक टेंशन एंड एवरीथिंग इज इजी. जस्ट कंसिस्टेंटली जस्ट प्रिपेयर योर सिलेबस. ठीक है. तो बी एंड सी इज करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 64 है, एंड व्हाट इट इज आस्किंग नाउ कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड विद द येल स्कूल. येल स्कूल आपका डिकंस्ट्रक्शनिस्ट स्कूल था, एंड येल ऑफ क्रिटिक्स भी इसको बोलते हैं, विच वॉज प्रोमिनेंट ड्यूरिंग 1970s एंड 80s. ठीक है. इसमें से हैरोल्ड ब्लूम, पॉल द मैन एंड जैक्स डेरिडा ऑल आर वेल नोन डिकंस्ट्रक्शनिस्ट. टेरी ईगल्टन जो हैं वो येल स्कूल से एसोसिएटेड नहीं थे. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 65 हम देखेंगे. द टू नेशंस इज द सब टाइटल ऑफ. द टू नेशंस किसका सब टाइटल है?
इसमें जो करेक्ट आंसर है दैट इज 2। बेंजामिन डिज़राइली का जो सिबिल है ये 1845 में आया था, जो कि क्या दिखाता है, द नॉवेल ट्रेसेस द प्लाइट ऑफ वर्किंग क्लासेस ऑफ इंग्लैंड। ठीक है, तो 1845 में आया था एंड यही जो सिबिल है, सिबिल का जो सब टाइटल है दैट इज द टू नेशंस, राइट। क्वेश्चन नंबर 66 हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 66 में अगेन वी हैव टू मैच द फॉलोइंग। इसमें टर्म्स दिए हुए हैं और इन टर्म्स को किसने क्वाइन किया है। तो सबसे इजी अगर हम इसमें देखेंगे तो पैथेटिक फैलेसी इज गिवन बाय जॉन रस्किन, और यहाँ से भी हमारा क्वेश्चन क्या है, सॉल्व हो जाएगा। तो बी का हम फर्स्ट देख लेते हैं। बी का फर्स्ट ओनली वन ऑप्शन हैज दिस आंसर, तो बी का फर्स्ट एंड फोर्थ वन इज करेक्ट। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिविज्म का हो जाएगा, इट वाज क्वाइंड बाय William Carlos Williams, pathetic fallacy John Ruskin, sprung rhythm GM Hopkins, structure of feeling that is Raymond Williams. ठीक है, okay, if you have any doubt so you can also comment in the comment box. Again, acha, in this paper we had seen lots of match the following and that sequential the work or the birth according to the sequence we have to fix, right. क्वेश्चन नंबर 67 में अगेन बुक का नाम दिया हुआ है, ऑथर का नाम हमें पता करना है। अच्छा, इसमें जो द मोस्ट कॉमन book is the complete adventure of Feluda and that was written by Satyajit Ray and इसको भी हम देख लेते हैं, पहला का फोर्थ। ठीक है, तो ए का फोर्थ, तो सेकंड आपका करेक्ट हो जाता है। एंड अगेन परफेक्ट मर्डर इज रिटन बाय रस्किन बॉन्ड, सैक्रेड गेम इज विक्रम चंद्रा। ठीक है, सैक्रेड गेम्स के ऊपर आई गेस वन सीरीज इज आल्सो मेड। एंड देन जिन पैट्रोल ऑन द पर्पल लाइन, दीपा अन्नपारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68 देखेंगे। Who among the following used untranslatableness in his famous work? तो किसने इस टर्म को यूज किया हुआ है, untranslatableness को। द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज एस.टी. कॉलरिज ने अपने बायोग्राफिया लिटरेरिया में इसको यूज किया है। क्वेश्चन नंबर 69 देखेंगे। व्हाट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग दलित वुमेन राइटर इन ऑर्डर ऑफ देयर बर्थ। ठीक है, इनके बर्थ के अकॉर्डिंग इनको क्या करना है, सीक्वेंस में हमें लगाना है। आई थिंक दिस वाज द टफ वन, जिनको याद नहीं होती हैं ईयर, उनके लिए आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट फेस दिस इशू। ठीक है, तो 1945 में उर्मिला पवार का जन्म हुआ था, 1958 में बामा। अच्छा, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट राइटर्स फ्रॉम दलित लिटरेचर। ठीक है, ट्राई टू कंप्लीट दैट। 1984 में मीना कंदासामी, गोलू श्यामला 1969 एंड देन कुमुद पावड़े 1938। ठीक है, एंड इफ यू fix like put them into the sequence, the second answer becomes right, second option. Question number 70 है, what is the correct chronological sequence of the following Indian writers in order of their birth? ठीक है, again the same kind of question. So मनोहर मलगांवकर का जो जन्म हुआ है दैट इज 12 जुलाई 1913 में। तोरू दत्त was born on 4th of March 1856 में। माइकल मधुसूदन दत्त was born on 25th of January 1824 में। एंड देन मुल्कराज आनंद दिसंबर 12 1905। खुशवंत सिंह 2nd of February 1915। ठीक है, if we fix them in the correct order, option number 3rd becomes right. Next हम देखेंगे question number 71. One second. Question number 71 है, which of the following statements are correct about। अच्छा, एक चीज हमें ये भी ध्यान देनी होती है whenever we are reading the direction कि क्या हमसे पूछा जा रहा है, तो वी हैव टू लुक एट दिस वेदर इट इज रिटन स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो हमें स्टेटमेंट्स को देख करके बताना है विच आर करेक्ट अबाउट डॉक्टर B.R. अम्बेडकर annihilation of caste and concern dealt within it।
ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर बनता है इट इज एन अनडिलीवर्ड स्पीच रिटन इन 1936, दैट इज करेक्ट। ओके, बी भी आपका राइट है। इट फोकस्ड ऑन द नीड टू क्रिएट अ सोसाइटी where individuals are treated with dignity and respect regardless of their caste। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं दलित लिटरेचर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये अनडिलीवर्ड स्पीच था विच वॉज रिटन इन 1936 में, और ये सोसाइटी के उन इंडिविजुअल्स को पिक्चर में रखता है, फोकस करता है, जो जिनको ट्रीट किया जाना चाहिए डिग्निटी रिस्पेक्ट रिगार्डलेस ऑफ देयर कास्ट। ठीक है, नेक्स्ट आपका हम देखेंगे, सी भी आपका करेक्ट है। देयर विल बी आउटकास्ट इवन इफ द कास्ट सिस्टम इज कंप्लीटली डिस्ट्रॉय। ठीक है, तो ये भी एक करेक्ट बात है जो बी आर अम्बेडकर ने कही थी अपने इस वर्क के अंदर। ठीक है, ये दिस इज इनकरेक्ट, तो आपका जो करेक्ट आंसर बनता है दैट इज सी एंड ए। Okay, as per me, B is also correct since that is not given in the option, so that's why we have to go ahead with C and A. But वैसे अगर देखा जाए तो ये तीनों ही ऑप्शंस करेक्ट हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72 है, अरेंज द फॉलोइंग फिल्म्स ऑन डिसेबिलिटी कंसर्न्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर ईयर ऑफ रिलीज। ठीक है, तो कौन सी मूवी कब रिलीज हुई थी? अगेन, पा जो है आपकी 2009 में आई, इकबाल केम ऑन 2005, पना जो है 2006, खामोशी 1996, Margarita with the Straw 2014। अच्छा, this movie was when I was attempting this question, so I just had a mind Margarita with a Straw, so that was the latest movie I could remember। ठीक है, उसके बाद जो पा है, फना है, that was nearby somewhere, खामोशी is the old movie I remember। तो इस तरह से मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था, एंड द करेक्ट आंसर इज थर्ड वन। ठीक है, अगला है मैच द फॉलोइंग अगेन टर्म दिए हुए हैं, हमें जो डेफिनेशन होती है उसके साथ उसको मैच करना है। ऑलराइट, सो हियर अपोडोसिस किसको कहते हैं, प्रोटेसिस क्या होता है? तो अपोडोसिस हम देखेंगे क्लॉज एक्सप्रेसिंग द कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, तो आपके पास दो क्लॉज हैं अगर, और दूसरा आपको कॉन्सिक्वेंस बता रहा है, जैसे मैंने पढ़ाई नहीं की तो मैं फेल हो गया, मैं फेल हो गया क्या है, कॉन्सिक्वेंस बता रहा है, तो दैट इज अपोडोसिस। ठीक है, प्रोटेसिस क्या होता है, दैट क्लॉज एक्सप्रेसिंग द कंडीशन। ठीक है, ये कंडीशन को शो करेगा, तो प्रोटेसिस जैसे मैंने पढ़ाई नहीं की तो ये कंडीशन हुई। ठीक है, और उसका रिजल्ट क्या है, अपोडोसिस। तो बोथ आर कनेक्टेड समवेयर टू ईच अदर, तो आप इसको ध्यान में रखिए। ए का जो है सेकंड है, तो अगेन द फोर्थ ऑप्शन इज राइट। ठीक है, कोलोकेशन क्या होता है और कॉप्युलर वर्ब क्या होता है? तो कोलोकेशन जो है अ पेयर और ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट आर हैबिचुअली जुक्स्टापोज्ड। ठीक है, अ पेयर और ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जैसे कि दो कोई वर्ड्स जो हैं उनको हैबिचुअली हम एक दूसरे के साथ में बिठा कर रखते हैं, जैसे हैवी रेन। ठीक है, हैवी रेन हम ऐसा बोलते हैं, उनको पेयर ही हमने बना दिया हैवी रेन का। कॉपुलर वर्ब क्या होता है, ये सब्जेक्ट को लिंक करता है सेंटेंस के अंदर विद अ कॉम्प्लीमेंट। जैसे अगर मैं बोलूं कि शी इज अ नर्स। ठीक है, वो क्या है, वो एक नर्स है। तो शी को और नर्स को ऐसी कौन सी चीज है इस सेंटेंस के अंदर जो क्या कर रही है, लिंक कर रही है, बेसिकली ये लिंक की बात कर रहा है। ठीक है, तो इज जो है दैट इज कॉप्युलर वर्ब हो जाता है। ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर हम 74 देखेंगे, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ various periods of English literature? I think this was the most easiest question। ठीक है, just a second। Okay, so the first one was a Jacobean period, and then Caroline, and then Commonwealth, and then Restoration, and then उसके बाद आपका Augustan period आता है। तो let me write quickly the
जैसे ही क्वीन एलिजाबेथ की डेथ होती है एंड देन अगेन जो आपका जैकोबियन रेन है जेम्स द फर्स्ट, उसकी रेन आ जाती है, दैट वाज 1603 टू 1625 एंड देन कैरोलिन आपका 1625 से आ जाता है 1649 तक। ठीक है, कॉमनवेल्थ पीरियड आपका चलता है 1649 से 1660 तक। 1660 में रेस्टोरेशन हो जाता है, 1660 से 1700 तक रेस्टोरेशन अप्रोक्सीमेट चलता है। ठीक है, उसके बाद ऑगस्टन एज का जो पीरियड है दैट इज 1700 से लेकर के 1750 तक। 74 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज 380 CE। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 75 देखेंगे। द लाइन He who works for sweetness and light united works to make reason and the will of God prevail occurs in। क्वेश्चन नंबर 75 का है, ये लाइन जो है किस वर्क में अकर हो रही है, तो दैट इज मैथ्यू अर्नोल्ड का कल्चर एंड अनाकी। ठीक है, तो स्वीटनेस का मतलब यहाँ पर आप दो चीजें देखोगे, स्वीटनेस एंड लाइट यूनाइटेड। ठीक है, तो स्वीटनेस यहाँ पर क्या है, ब्यूटी और एस्थेटिक। ठीक है, और लाइट क्या है, लाइट मीन्स नॉलेज। तो उन दोनों की बात जो है मैथ्यू अर्नोल्ड अपने कल्चर एंड अनाकी में कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 76 देखेंगे। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से हमें अगेन टर्म्स को किसने कॉइन किया है उससे मैच करना है, राइट। तो फर्स्ट इज कोरा। कोरा वाज कॉइन्ड बाय जूलिया क्रिस्टेवा और यूलिया क्रिस्टेवा, व्हाटएवर यू प्रोनाउंस। ठीक है, कार्निवलाइजेशन वाज डेवलप्ड बाय मिकाइल बख्तिन एंड कॉन्ट्रापंटल रीडिंग एडवर्ड डब्ल्यू सेड। ए क्रीचर फेमिनिन वाज हेलेन सिक्सू। अच्छा, ये वाला आपसे काफी पूछा जाता है, पूछा तो आपसे सब कुछ ही जाता है, बट ए क्रीचर फेमिनिन का क्वेश्चन मैंने काफी देखा है, तो हेलेन सिक्सू वाज द वन हु कॉइन्ड इट। ठीक है, all right, I will not explain the terms. What you can do, you can find out the meaning of these terms and these are important। ठीक है, मिखाइल बख्तिन ने क्या किया है, कार्निवलाइजेशन के अलावा और भी टर्म्स दिए हैं that you can study and solve the question accordingly। ठीक है, तो correct answer for this is second one। and question number 77 हम देखेंगे। Who among the following was not associated with Cockney School of Poetry? इनमें से कौन है जो Cockney School of Poetry के साथ associated नहीं थे? ठीक है, तो जॉन कीट्स, पीबी शेली, लाई हंट, all were associated with Cockney School of Poetry। Cockney means something which is not very good in sound। ठीक है, something very harsh। So that is they actually the critics call it Cockney। ठीक है, विलियम ब्लेक was not part of it। Question number 78 देखेंगे। Identify the text from which the following lines have been taken। Therefore compare with the poet, with the historian and with the moral philosopher, and if he go beyond them both no other skill can match him। ठीक है, तो यहाँ पर किसकी तारीफ की जा रही है, पोएट की तारीफ की जा रही है। ठीक है, और बताया जा रहा है कि ये पोएट्स को, जो पोएट्स होते हैं उनको किससे कंपेयर किया जा रहा है, हिस्टोरियन से और मोरल फिलोसफर्स जो होते हैं उनसे कंपेयर किया जा रहा है, और कंपेयर करके बेटर भी बताया जा रहा है। ठीक है, तो डिफेंस ऑफ पोएजी जो है इस वर्क में इसको बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 79 देखेंगे। व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ 5 स्टेजेस ऑफ एक्शन इन ऑर्डर ऑफ अकरेंस एज डिस्क्राइब्ड बाय धनंजय इन दसरूपा। ठीक है, तो दसरूपा के अंदर हम देखेंगे तो धनंजय ने हमें 5 स्टेजेस ऑफ एक्शन के ऑर्डर को बताया है, वो क्या है। द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन इज BDACE। ठीक है, तो बी क्या है, आरंभ। आरंभ इज द बिगनिंग। ओके, बी क्या है, यातना। पहले हमारा जो एक्शन होता है, कोई भी ड्रामा होता है, जब वो स्टार्ट होता है तो पहले हम उसको एक आरंभ, एक बिगनिंग देते हैं। फिर उसके बाद जो हीरो होता है वो यातना को बर्दाश्त करता है। उसके बाद उसको जो है प्रत्याशा मिलती है, विच इज प्रोस्पेक्ट ऑफ सक्सेस उसको मिलती है। एंड देन सी उसके बाद सर्टेनिटी ऑफ, पहले तो प्रोस्पेक्ट उसे लगता है कि अब मुझे सफलता मिलेगी, उसके बाद उसकी जो सक्सेस होती है उसको सर्टेनिटी मिल जाती है। एंड देन ई में जो है फलगामा। फलगामा मीन्स
अटेनमेंट ऑफ फ्रूट, ठीक है, फाइनली उसको जो है फ्रूट मिल जाता है, या फिर अटेनमेंट ऑफ द रिजल्ट फाइनली। तो इस तरह से जो धनंजय है उन्होंने 10 रूपा के अंदर 5 स्टेजेस ऑफ एक्शन दिए हैं। आई थिंक दिस वाज आस्क्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। वैसे तो एरिस्टोटल का और फ्राइटैग का ही एक्शन का जो स्टेज होता है वो पूछा जाता है, बट गुड टू नो इन्फॉर्मेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80 हम देखेंगे। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ लीडिंग फिगर ऑफ न्यू क्रिटिसिज्म। न्यू क्रिटिसिज्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनमें से कौन है जो लीडिंग फिगर क्या था, नहीं था। तो जॉन क्रो रैंसम, रिमेंबर द नेम्स, ओके। तो जॉन क्रो रैंसम, एलन टेट, क्लिंट ब्रुक, ये सारे क्या हैं आपके न्यू क्रिटिसिज्म से एसोसिएटेड हैं। आई ए रिचर्ड्स इज नॉट associated with new criticism, he is associated with practical criticism, ठीक है, associated with practical criticism। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 81। 81 में who among the following was not associated with the movement poetry। इनमें से कौन है जो movement poetry के साथ associated नहीं है, ठीक है। तो मूवमेंट पोएट्री के साथ हु वाज नॉट एसोसिएटेड, तो दैट द पर्सन वाज चार्ल्स किंग्सली, ठीक। तो कौन कौन मूवमेंट पोएट्री के साथ एसोसिएटेड होगा, डोनाल्ड डेवी, जॉन वेन, एलिजाबेथ जेनिंग्स, ठीक है। रिमेंबर द नेम्स एंड यू आर गुड टू गो। क्वेश्चन नंबर 82 हम देखेंगे। विच इज द लेटेस्ट एडिशन ऑफ शिकागो मैनुअल ऑफ स्टाइल, ठीक है। तो शिकागो मैनुअल ऑफ स्टाइल क्या है, इसको जो है दीज आर एक्चुअली यूज्ड फॉर द साइटेशन ऑफ योर रिसर्च, ये रिसर्च का पार्ट है, ठीक है। आप अपने पेपर 1 में भी रिसर्च को पढ़ते हो, एंड देयर ऑल्सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हालांकि आपके पेपर 2 में रिसर्च से काफी कम क्वेश्चन देखने मिलते हैं। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 17th एडिशन। 16th एडिशन तक तो हम पढ़ रहे थे। द लेटेस्ट शिकागो मैनुअल ऑफ स्टाइल का जो आंसर है दैट इज 17th एडिशन। क्वेश्चन नंबर 83 देखेंगे। नेम द ब्रिटिश पोएट हु रोट सोहराब एंड रुस्तम। सोहराब एंड रुस्तम किसने लिखा है, वेरी इजी क्वेश्चन, मैथ्यू अर्नॉट ने लिखा है, ठीक है। अगला हम देखेंगे, एक और आपको इंफॉर्मेशन इसके साथ शेयर कर देती हूँ मैं, कि दैट वाज एक्चुअली टेकन, जो ट्रेजिक एपिसोड था इस वर्क का, दैट वाज टेकन फ्रॉम शाहनामा, ठीक है। ये भी आपसे काफी बार पूछा जाता है कि जो सोहराब और रुस्तम है विच वॉज रिटन बाय मैथ्यू अर्नोल्ड, उसको कहाँ से लिया गया है, तो उसको शाहनामा से लिया गया था, और जिसको किसने लिखा है, तो उसको फिरदौसी फिरदौसी ने लिखा है। तो बोथ इंफॉर्मेशन आर इम्पॉर्टेंट, ठीक। क्वेश्चन नंबर 84 हम देखेंगे। विच वर्क ऑफ जॉन कीट्स इज डेडिकेटेड टू थॉमस चैटरटन। थॉमस चैटरटन को कौन सा जॉन कीट्स का वर्क डेडिकेटेड है, द आंसर इज एंडीमियन, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85। इसमें हमें क्या करना है कि जो लिटरेरी मूवमेंट्स है वी हैव टू अरेंज देम क्रोनोलॉजिकली। तो पहले कौन सा इसमें मूवमेंट आया था, उसके अकॉर्डिंग इनको क्या करना है, अरेंज करना है। तो 1912 में इमेजिज्म आया था, एब्सर्डिज्म आपका 1940 से 50, ठीक। फ्यूचरिज्म इज 1909, 1870 से 80 इम्प्रेशनिज्म, और प्री रफलाइट्स इज 1848। जो सबसे पहले आपका देखने मिलता है, जो विक्टोरियन एज से बिल्कुल लगा हुआ है, प्री रफलाइट, और बाकी जितने भी आप देख रहे हो दीज आर समवेयर रिलेटेड टू आइदर मॉडर्निज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म, ठीक है। करेक्ट आंसर अगर हम देखेंगे तो दिस फोर्थ वन इज राइट, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 86 देखेंगे। वी हैव टू मैच दी फॉलोइंग वर्क्स को क्या करना है, उनके राइटर्स के साथ मैच करना है। अच्छा, इसमें द इजीएस्ट वन इफ यू विल लुक एट पॉलिटिक्स एंड द इंग्लिश लैंग्वेज, दिस इज एज पर मी, ठीक है। आप लोग जो भी पढ़ते हैं आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं कि व्हाट इज द इजीएस्ट वन। जॉर्ज ऑरवेल ने पॉलिटिक्स एंड द इंग्लिश लैंग्वेज लिखा है, डी का थर्ड। तो अच्छा, डी का थर्ड और डी का थर्ड हमें 2 जगह मिलता है। नेक्स्ट वी विल लुक लैंग्वेज एज पैराडॉक्स बाय क्लिंट ब्रुक, ठीक है। तो ए का सेकंड, तो क्वेश्चन नंबर 86 का
थर्ड आंसर जो है वो करेक्ट हो जाता है। अच्छा, अगेंस्ट इंटरप्रिटेशन लिखा है सूजन सोनटैग ने। रियलिज्म एंड द कंटेम्प्रेरी नॉवेल इज रिटन बाय रेमंड विलियम्स। फाइन। क्वेश्चन नंबर 87. What is the correct chronological sequence of the novel of Bhavani Bhattacharya in order of their publication? ठीक है, तो again we should know the publication date of these writings. 1960 में आता है A Goddess Named Gold. Shadow from Ladakh 1966 में आया। He Who Rides a Tiger 54 में आया है। Music for Mohini 1952 और सो मेनी हंगर 1947 में आया है। ठीक है, तो इसका जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हमें लगाना है तो दैट इज गोइंग टू बी फर्स्ट वन। ठीक है, DBA। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट जीन रीस का वाइल्ड सरगासो सी? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आप इसको जरूर करके जाना बिकॉज इससे काफी सारे क्वेश्चन आपको गेट में भी देखने मिलते हैं और नेट में तो ये आपको पूछ ही रहा है। ठीक है, कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो वाइल्ड सरगासो सी के कॉन्टेक्स्ट में ट्रू नहीं है? ठीक है, तो आंसर नंबर 3 इज राइट। द एक्शन ऑफ द नॉवेल टेक्स प्लेस इन साउथ अफ्रीका। तो ये सही नहीं है, बाकी सब कुछ सही है। तो ये 1966 में क्या होता है, पब्लिश होता है। इट टेक्स इट्स थीम्स एंड मेन कैरेक्टर फ्रॉम द नॉवेल जेन आयर बाय शार्लेट ब्रॉन्टे। नेम ऑफ एंटोइनेट मदर इज एनेट। ठीक है, तो ऑल थ्री इंफॉर्मेशन इज करेक्ट, थर्ड वन इज इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 89। अंडर हुज प्रेसिडेंसी वॉज पेन एन इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ पोएट्स, प्लेराइट्स, एडिटर्स, एसेइस्ट एंड नॉवलिस्ट फाउंडेड बाय मिसेस डॉसन स्कॉट इन 1921? ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज जॉन गैल्सवर्दी। ठीक है, मिसेस डॉसन स्कॉट इन 1921 इन्होंने ही क्या किया था, ये जो पेन इंटरनेशनल एसोसिएशन है इसको फाउंड किया था। ठीक है, एंड गैल्सवर्दी वाज द फर्स्ट फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पेन इंटरनेशनल। क्वेश्चन नंबर 90 हम देखेंगे। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच बिब्लियोग्राफिकल एंट्री फॉलोज द स्टाइल प्रिस्क्राइब्ड बाय एमएलए हैंडबुक नाइन्थ एडिशन? ठीक है, तो नाइन्थ एडिशन क्या है, एमएलए हैंडबुक का इंपॉर्टेंट है। और जो करेक्ट आंसर है इसका हबीब। हबीब इज द लास्ट नेम ऑफ द राइटर एंड देन MAR मॉडर्न लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थियरी। सो दिस इज द नेम ऑफ द बुक। ठीक है, हिस्ट्री ब्लैकविल पब्लिशिंग 2008। ये आपका ईयर ऑफ पब्लिशिंग हो गया 2008 और ब्लैकविल में ये आपका पब्लिश हुआ है। सो दिस इज हाउ यू राइट द एंट्री इन एमएलए हैंडबुक। ठीक है, 91 ये आपसे काफी बार पूछा जाता है, तो आपका शिकागो हो गया, एमएलए हैंडबुक हो गया, इन सबको आपको क्या करना है, गो थ्रू करना है। अच्छा, ओके, जस्ट क्वेश्चन नंबर 91 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 91 में अगेन अकॉर्डिंग टू द बर्थ वी हैव टू जस्ट पुट द राइटर्स इन देयर क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस। ठीक है, तो 1621 में कौन आए, एंड्रू मावल। 1572 में जॉन डन। थॉमस कैरियो 1595 में जॉन मिल्टन, वेरी इंपॉर्टेंट 1608। जॉन मिल्टन का तो आप याद कर लो, 1608 में ही वॉज बॉर्न एंड 1674 में ही डाइड। रिचर्ड लवलेस 1617। ठीक है, 2-4 के भी पता रहते हैं तो भी अगेन यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन। फर्स्ट आपका जो आंसर है वो आपका करेक्ट हो जाता है 1572 एंड देन 1595 एंड देन सारे आपके 1600 वाले हैं, तो यू कैन जस्ट पुट देम अकॉर्डिंगली। क्वेश्चन नंबर 92 है हु अमंग द फॉलोइंग रेफर्स टू बायरन्स वर्क्स एज मॉन्स्ट्रस combinations of horrors and mockery, lewdness and impiety? ये जो है बायरन के वर्क के लिए रॉबर्ट साउदी ने कहा था कि उनका जो वर्क्स है वो कैसा है, मॉन्स्ट्रस है,
कॉम्बिनेशन ऑफ हॉरर्स एंड मॉकरी, ल्यूडनेस इन इम्पाइटी। ठीक है, इन्होंने इनका जो वर्क था बायरन का, इसको इन्होंने क्या किया था, डिसअप्रूव किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 93 देखेंगे, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग विल अलाउ यू टू अवॉइड प्लेजियरिज्म। इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो आपको प्लेजियरिज्म अवॉइड करने के लिए अलाउ करेगा? यूजिंग पैराफ्रेज और कोट्स बाय अदर सोर्सेज इन योर नेम, तो ये तो बिल्कुल ही नहीं करना है आपको। ठीक, नॉट यूजिंग अ प्लेजियरिज्म चेक सॉफ्टवेयर बिफोर सबमिटिंग द असाइनमेंट, तो ये भी आपको जो है एक सॉफ्टवेयर लगाकर चेक कर लेना चाहिए वेदर समथिंग बाय मिस्टेक एनीथिंग इज देयर और नॉट। गिविंग क्रेडिट टू द ओरिजिनल ऑथर, ये तो हमें करना चाहिए बिल्कुल। अगर हम ये करते हैं तो उससे क्या होता है कि हम अवॉइड करते हैं प्लेजियरिज्म को। ठीक, नॉट कीपिंग अ प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन और ऑफ रेफरेंस यूज्ड, तो ये भी एक रॉन्ग हैबिट है, वी शुड नॉट फॉलो दैट। क्वेश्चन नंबर 94 इज अगेन मैच द फॉलोइंग, ऑथर को हमें टेक्स्ट के साथ मैच करना है। एंड लेट्स लुक एट द इजीएस्ट वन, द यूजेस ऑफ लिटरेसी इज रिटन बाय रिचर्ड हॉगर्ट। ठीक है, एंड रेमन विलियम्स का द लॉन्ग रेवोल्यूशन, बोथ वर्क्स आर इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसे भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ए का थर्ड, अच्छा ए का थर्ड इन दिस, तो ये दोनों कट जाते हैं आपके। तो वी आर लेफ्ट विद ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड थर्ड। ठीक है, तो फर्स्ट में एंड देन लेट्स लुक एट सी का है फोर्थ, सी का है फोर्थ इसमें भी। ठीक है, एंड देन अगेन द पॉलिटिक्स ऑफ आवर डिजायर इज बाय आशीष नंदी, तो आपका जो करेक्ट आंसर बनता है दैट इज फर्स्ट वन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 95 अगर हम देखेंगे, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ मीनिंग इन अ पोएम एज डिफाइंड बाय आईए रिचर्ड्स इन प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। तो अच्छा, इनके जो प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म था आईए रिचर्ड्स ने कुछ टाइप्स ऑफ मीनिंग दिया है, जिसमें आपका क्या नहीं है, तो वो फीलिंग के बारे में बात करते दिखेंगे आपको, टोन के बारे में, इंटेंशन के बारे में, बट नॉट द फॉर्म ऑफ द पोम। ठीक है, अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 96, अगेन वी हैव टू मैच दी फॉलोइंग, टेक्स्ट को ऑथर के साथ मैच करना है। अच्छा, इसमें जो है पीछे भी एक क्वेश्चन आया हुआ था धनंजय के 10 रूपा से, तो अगर आपने थोड़ा सा अटेंशन पे किया होगा तो यूल बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। डी का है सेकेंड वन। ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड इज राइट। तो हमें थोड़ा सा विजिलेंट भी रहना चाहिए एंड देखना चाहिए कि कहाँ पे क्या चीजें चल रही हैं, राइट। तो अच्छा, ध्वन्यालोका इज रिटन बाय आनंदवर्धन, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से भी आप कर सकते थे काव्य दर्शा दांडिन, एंड वाक्यपदिया इज भर्ताहरी। तो ऑल फोर वर्क्स आर गुड, बट ध्वन्यालोका इज इम्पॉर्टेंट बाय आनंदवर्धन। ठीक है, तो 96 का थर्ड आपका करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 97 देखेंगे, वी हैव टू मैच अगेन द फॉलोइंग, ओरिजिनल नेम को पेन नेम के साथ मैच करना है। तो क्वेश्चन कौन कौन से आ रहे हैं, देखिए पेन नेम से भी आ रहे हैं, तो यू हैव टू लुक एट द पेन नेम्स ऑफ द ऑथर्स। ठीक है, यहाँ पर सारे फेमस राइटर्स के जो है पेन नेम दिए पूछे गए हैं आपसे। ठीक है, एक्सेप्ट दिस वन, मैरी एंड इवांस जो है वो जॉर्ज इलियट का है। ठीक, ओके, एंड देन एरिक आर्थर ब्लेयर, जॉर्ज ऑवेल एंड सैमुअल लॉन्गहॉर्न क्लेमेंसिस मार्क ट्वेन। तो ये आंसर आपका करेक्ट हो गया। ठीक, तो किसका नाम बचता है, लुइस कैरल। लुइस कैरल जो है वो चार्ल्स लटविज डॉचसन। ठीक है, बाय द वे लुइस कैरल इज द फेमस नेम, बट अभी चार्ल्स लुटविज डॉचसन को लाइक वी ऑलमोस्ट डोंट नो, बट वी हैव टू, but we should know all the pen names of the writers. Question number 98 देखेंगे, which of the following popular Indian words have been incorporated in Oxford Dictionary in the recent past? चाय, जुगाड़, नमस्ते, भाईजान कमाल। ठीक है, तो भाईजान कमाल ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको डिक्शनरी में देखने मिलेगा। चाय, जुगाड़, नमस्ते ये आपको देखने मिलेगा। ACE क्वेश्चन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर।
Question number 99. Who among the following African writers observed that, "Oh my body, make of me always a man who questions"? ठीक है, तो किसने बोला ये? फ्रांस फैनन ने बोला है। ठीक है, इनका जो वर्क था किसमें? ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क, इसके अंदर बोला है। और दिस वर्क वाज द प्रीडोमिनेंट थीम, हम इसका बोलेंगे जो कॉलोनियलिज्म होता है उसके ऊपर ये सारी चीजें उसके अंदर हमें देखने मिलती हैं। क्वेश्चन नंबर 100 देखेंगे हम। बारबरा स्मिथ इन हर एसे टुवर्ड्स अ ब्लैक फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म रेजेस कंसर्न फॉर व्हाट? ठीक है, तो करेक्ट आंसर फॉर दिस इज बी एंड डी। बी क्या है? ब्लैक लेस्बियन वुमेन के ऊपर वो करती हैं। ठीक है, बारबरा स्मिथ। और डी, ब्लैक लेस्बियन वुमेन अमंग ब्लैक वुमेन वाइजा विद द वाइट वुमेन। ठीक, तो आपका जो 100 क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट। Before I move to question number 101, so let me ask a little support of yours. If you like the video or the content or the way of explaining the questions, you can like the video, or you can subscribe also. You can share it with your friends, whosoever is preparing for the exam. Yeah, so let's start with question 101. And it says, which among the following writers once remarked that I awoke one morning and found myself famous? This is a very famous line said by Lord Byron. ठीक है, इन्होंने एक वर्क लिखा था, आई एम जस्ट फॉरगेटिंग दैट, बट वो वर्क लिखने के बाद ऑल ऑफ अ सडन ओवरनाइट ही गॉट वेरी फेमस। ठीक है, और उसके बाद इन्होंने ये लिखा था, आई अवोक वन मॉर्निंग एंड फाउंड माई सेल्फ फेमस। 102 हम देखेंगे। विच अमंग द फॉलोइंग चैप्टर्स इज द डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ द लेटेस्ट एडिशन ऑफ एमएलए हैंडबुक? ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो रिसर्च से भी हमारे पास काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक, तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ इंक्लूसिव लैंग्वेज। ठीक है, मैकेनिक्स ऑफ प्रोज की ये वैसे एमएलए लेटेस्ट एडिशन जो हैंडबुक है, इसमें कुछ भी मैकेनिक्स ऑफ प्रोज के बारे में कोई भी बात नहीं हो रही है। ठीक, डॉक्यूमेंटेशन, ओके, which among the following chapters is the distinct feature of the latest edition of MLA handbook? ठीक है, तो principles of inclusive language, this is the correct answer. 103 is which day is celebrated as International Mother Language Day? ठीक है, do not confuse it with Mother Day or Father Day and this is the Mother Language Day. ठीक है, तो ये लैंग्वेज के बारे में आपके ये लैंग्वेज से क्वेश्चन है आपका, एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज 21 February. ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 104. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट प्रोसोडी? प्रोसोडी क्या होता है? तो दीज आर लाइक वर्सिफिकेशन, और जो भी पोएट्री हम लिखते हैं वो सब कुछ हम प्रोसोडी के थ्रू ही लिखते हैं, उसी के बारे में ये क्या होगा ये हमें बताएगा। ठीक है, तो वर्सिफिकेशन इज वन ऑफ द की टर्म यू कैन रिमेंबर। प्रोसोडी जहां पे भी आएगा वर्सिफिकेशन वहां पर आएगा। ठीक है, तो दैट इज ये वाला तो आपका करेक्ट हो जाता है, बी करेक्ट हो जाता है। ठीक है, स्टडी ऑफ नॉवेल होता है, ऐसा कुछ नहीं है, दिस इज स्टडी ऑफ पोएट्री। ठीक, स्टडी ऑफ पोएट्री होता है। स्टडी ऑफ ड्रामा ये भी कट गया। स्टडी ऑफ स्पोकन साउंड, दिस कैन बी कंसीडर्ड। ठीक है, स्टडी ऑफ डिस्कोर्स, तो डिस्कोर्स इज हियर इट इज रिलेटेड विद नॉलेज। ठीक है, तो डिस्कोर्स का ऐसा कुछ लेना देना नहीं होता है प्रोसोडी से। बी एंड डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 105 देखेंगे। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एपीए? अच्छा, एमएलए का फुल फॉर्म, एपीए का फुल फॉर्म, ये सब आपको करके जाना है, तो दैट इज अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। ठीक है, तो एपीए का जो करेक्ट फुल फॉर्म है ये होता है। 106 में हम देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर्स पायनियर्ड द ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिनल मूवमेंट? इनमें से कौन से राइटर्स हैं जिन्होंने पायनियर किया है? पायनियर इन द सेंस कि जिन्होंने रास्ता दिखाया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 106 का जो आंसर है दैट इज बी, सी एंड डी। तो बी इज केविन गिलबर्ट एंड सी इज उडगिरो नोनुकल एंड जैक डेविस। ठीक है, डेविड मालूफ एंड जूडिथ राइट, ये जो है हमारे ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिनल मूवमेंट को इन्होंने पायनियर नहीं किया था। ये तो वैसे भी पता ही होगा आपको। अदर 3 ऑप्शंस आर रिलेटेड टू ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिनल मूवमेंट।
ठीक, BCD इज करेक्ट। 107 हम देखेंगे, व्हाट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग बुक्स ऑफ DH लॉरेंस। ठीक है, तो कौन सी बुक कब कब आई है? लेडी चैटरलीज लवर केम इन 1921, द रेनबो केम इन 1915 एंड द प्लम्ड सर्पेंट इज 1926। Sons and Lover 1913, White Peacock 1911. D.H. Lawrence का Sons and Lovers, The Rainbow, Lady Chatterley's Lover, all three works are very very important. इनके भी आप समरीज को आप कर सकते हैं and this will help you. ठीक, क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड जो है वो करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका असेंडिंग ऑर्डर में पूछ रहा है, मतलब सबसे बढ़ते हुए क्रम में, यानी कि सबसे छोटा सबसे पहले, यानी कि 1911 विल कम फर्स्ट, उसके बाद डी के बाद बी, फिर सी, लाइक दैट। ठीक, 108 हम देखेंगे, व्हाट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ फेमस ड्रामेटिस्ट इन ऑर्डर ऑफ देयर बर्थ। ठीक है, तो इसमें इनके बर्थ के अकॉर्डिंग हमें लगाना है विलियम कॉनग्रीव, रिचर्ड ली, सिंज, ड्राइडन एंड शॉ। ठीक, 1670 में विलियम कॉनग्रीव का बर्थ होता है, रिचर्ड ली वॉज बॉर्न ऑन 1641, जेएम सिंज 1871 में बर्थ होता है, जॉन ड्राइटन 1631, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ जो है 1856 में इनका बर्थ हुआ था। ठीक है, तो सबसे छोटा इनमें से कौन है? जॉन ड्राइडन, एंड समथिंग व्हिच इज स्टार्टिंग विद बी, दैट विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 108 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज फर्स्ट वन। क्वेश्चन 109 हम देखेंगे, इसमें अगेन वी हैव टू मैच द फॉलोइंग, और जिसमें हमें पोम दी हुई है और पोएट के साथ हमें मिलाना है। द वेरी इंपॉर्टेंट टू कॉय हिज मिस्ट्रेस, कोई भी आंख बंद करके बता देगा, एंड्रू मार्वल ने लिखा है। द स्कॉलर जिप्सी इज बाय मैथ्यू अर्नोल्ड। ठीक है, स्टिल आई राइज माया एंजेलाउ इट इज बाय रुडयार्ड किपलिंग। द करेक्ट आंसर बिकम्स द फर्स्ट वन, दैट इज one second going on, yeah, so that is this one is the right answer. ठीक, question 110, the term negritude coined by Aimé Césaire was appreciated as well as criticized by critics and thinkers. Select the correct response that this term received. ठीक है, तो नेग्रीट्यूड क्या होता है? समथिंग विच इज रिलेटेड टू ब्लैक पीपल। ठीक, तो इसमें हम देखेंगे क्या पूछ रहा है कि सेलेक्ट द करेक्ट रिस्पॉन्स। जो डी वाला है आपका सी एंड डी इज द राइट आंसर। क्रियोल राइटर्स अटैक दिस टर्म फॉर इट्स मोनोलिथिक लुक। Nobel laureate Wo Soyinka considered negritude as an unhealthy criticism of the native state. ठीक है, फ्रेंच फैनन जो है दैट वाज ही वाज एक्सट्रीमली क्रिटिकल, तो ये ऐसा कुछ नहीं था, ही वाज नॉट क्रिटिकल अबाउट इट। ठीक है, इनफैक्ट ही सपोर्टेड इट। एंड सेनेगल सेनगोर कंसीडर्ड द टर्म डेरोगेटरी, ये भी ऐसा कुछ नहीं था। इनफैक्ट सेनेगल सेनगोर ने क्या किया था? इसको सेलिब्रेट किया था। तो जस्ट रिमेंबर दैट, एंड आपका जो करेक्ट आंसर बनता है दैट इज सी एंड डी। 111 क्वेश्चन नंबर, द पोएट लाइन इट इज बेटर टू हैव लव्ड एंड लॉस्ट देन नेवर टू हैव लव्ड एट ऑल। तो ये कहाँ पर कौन से वर्क में देखा गया है? तो दैट इज अल्फ्रेड टेनिसन का इन मेमोरियम AHH। ठीक है, आर्थर हलम के लिए इन्होंने लिखा था ये। 112 में देखेंगे, अरेंज द फॉलोइंग अमेरिकन पोएट इन ऑर्डर टू देयर बर्थ। ठीक है, तो ये क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस इस पर काफी ज्यादा पूछा गया है। नॉर्मली क्वेश्चन पेपर्स में इस तरह के क्वेश्चंस बहुत एक दो देखने मिलते हैं, बट दिस टाइम इट वाज फुल ऑफ ऑल दीज ओनली। ठीक है, तो एमिली डिकिंसन वॉज बॉर्न इन 1830। एमिली डिकिंसन जो है वो वॉल्ट विटमिन के कंटेम्प्रेरी हम कह सकते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट वॉज 1874। रैल्फ वॉल्डो इमर्सन जो है 1803। हेनरी डेविड थोरियो 1817। तो हेनरी डेविड, रैल्फ वाल्डो और एमिली डिकिंसन, मतलब आसपास ही हम इनको कह सकते हैं। द करेक्ट आंसर बिकम्स द फर्स्ट वन, PTEAC। क्वेश्चन नंबर 113, पीवी शेली का जो एडेनिस है लेमेंट्स द डेथ ऑफ जॉन कीट्स। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पोएम बाय पीवी शेली।
114 देखेंगे, अरेंज द फॉलोइंग लिटरेरी थियरीज मूवमेंट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर इमर्जेंसेस, ऑफ देयर इमर्जेंस। ठीक, ओके। पहला जो है वो 1960 में कल्चरल स्टडीज का जो इमर्जेंस हम देखेंगे वो 1960s में हम देखते हैं। फेमिनिज्म भी आपका 1960s से 70s के आसपास देखने मिलता है। रिसेप्शन थियरी जो है अगेन दिस इज आल्सो 1960s में। पोस्ट मॉडर्निज्म 1950 एंड सरियलिज्म 1920। ठीक, तो समथिंग विच इज स्टार्टिंग विद डी दैट विल बिकम योर राइट आंसर। यहाँ पर डी, ए, सी, ई, बी ये अपने आप ही दिया हुआ है हमें स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 114 का द राइट आंसर इज फोर्थ वन। 115 हु कॉइन्ड द टर्म फैलोगोसेंट्रिक। फैलोगोसेंट्रिक, द फर्स्ट थिंग विल लुक एट कि व्हाट इज दैट। ठीक है, तो फैलोगोसेंट्रिक जो है that is actually made up of two words. पहला है phallocentric and then second one is logocentric. थोड़ा स्पेलिंग इज हियर एंड देयर सो यू कैन जस्ट मैनेज, राइट। तो फेलोसेंट्रिक है और लोगोसेंट्रिक है, दोनों को मिला करके फैलोगोसेंट्रिक बना दिया गया है। ठीक है, तो फैलोसेंट्रिक क्या होता है, दिस इज द मेल सेंट्रिक व्यू पॉइंट होता है विच इज रिलेटेड टू पावर। ठीक है, और जो लोगोसेंट्रिक होता है ये कोई रीजन हो जाता है या फिर वर्ड हो जाता है, जैसे कि कोई लैंग्वेज। ठीक है, तो एज अ लोगो की तरह ये काम करता है, इसलिए इसको लोगो सेंट्रिक हम बोलते हैं। और फेलो सेंट्रिक जो है ये किसने कॉइन किया है, दैट वाज कॉइन्ड बाय जेक्स डेरिडा। ठीक, तो वेरी इंपॉर्टेंट, लोगो सेंट्रिक इज ऑल्सो coined by Derrida only. ठीक, 116 है, अरेंज द फॉलोइंग वर्क्स इन ऑर्डर ऑफ देयर ईयर ऑफ पब्लिकेशन। ठीक है, इनके ईयर ऑफ पब्लिकेशन के अकॉर्डिंग हमें इनको सीक्वेंस में लगाना है। ओरिएंटलिज्म जो है इट वाज बाय एडवर्ड सईद, 1978 में आया था। ठीक है, ब्लैक स्किन वाइट मास्क फ्रांस फेनन का जो वर्क है ठीक है 1952 में है। द लोकेशन ऑफ कल्चर 1994 में है, दिस वाज रिटन बाय होमी के भाभा। नेशन एंड नरेशन इज बाय अगेन बाय होमी भाभा, 1990 में आया था। डीकोलोनाइजिंग द माइंड इज बाय एन थियोंगो एंड गुगी वो थियोंगो आई मीन, 1986 में ये पब्लिश किया गया था। तो करेक्ट आंसर इज फोर्थ वन, CADPE। क्वेश्चन नंबर 117 हम देखेंगे, अ ब्रीफ रेफरेंस इन द टेक्स्ट दैट इंडिकेट्स द सोर्स ऑफ द आइडिया और कोटेशन कंसल्टेड फ्रॉम अनदर सोर्स इज। तो उसको हम क्या बोलते हैं, इन टेक्स्ट साइटेशन। क्या पूछ रहा है ये कि कोई भी टेक्स्ट जो कि इंडिकेट करता है कि हमने ये अपना कोटेशन, ये हमने जो भी आइडिया लिया है दैट वी हैव कंसल्टेड फ्रॉम अनदर सोर्स। ठीक है, तो उसको हम इन टेक्स्ट साइटेशन बोलते हैं। जब भी हम लिखते हैं या रिसर्च में आर्टिकल्स लिखते हैं तो हम इन टेक्स्ट साइटेशन का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 118 देखेंगे, choose the correct statement with regard to the binary pair Lang and Parole introduced by Ferdinand de Saussure। ठीक है, लैंग क्या होता है, परोल क्या होता है। परोल इज एक्चुअली द अटरेंस और द प्रैक्टिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल यूसेज ऑफ द लैंग्वेज। ठीक है, लैंग क्या हो जाता है, लैंग आपका जो ग्रामेटिकल रूल्स होते हैं, सिंटैक्स होता है, उसको हम लैंग बोलते हैं। ठीक है, अच्छा अब हम देखेंगे, लैंग इज ट्रांसलेटेड एज स्पीच एंड परोल एज लैंग्वेज। लैंग इज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द लैंग्वेज, नॉट लैंग्वेज इटसेल्फ। ठीक, ये तो कहीं ना कहीं सही है। The parole is the event of language, right? Parole and language are set of vocabulary only. There is no distinction. There is a distinction between these two.
ठीक है, तो ये भी करेक्ट हो जाता है। सी एंड बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 119 देखेंगे, हु अमंग द फॉलोइंग वर एसोसिएटेड विद प्री रेफेलाइट ब्रदरहुड। ठीक है, तो जो भी रोसेटी ब्रदर्स हैं, ठीक है, वो, तो इसका आंसर जो है दैट इज फर्स्ट वन, डांटे गैब्रियल रोसेटी एंड जॉन एवरेस्ट मिलियस। ठीक है, और कौन नहीं है, तो जुलाई हंट वॉज नॉट एसोसिएटेड, तो ये दोनों ऑप्शन वैसे ही कट जाता है, एंड नाइदर एलिजाबेथ ब्राउनिंग। ठीक है, अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 120, विच ऑफ द फॉलोइंग डेफिनेशन ऑफ लिंग्विस्टिक टर्म्स आर करेक्ट। ठीक है, तो कौन सा इनमें से करेक्ट है। So the answer C and D is correct. ठीक है, I'm not reading it all because it will take time. सिंक्रोनिक स्टडी क्या होती है, जो कि स्पेसिफिक हिस्टोरिकल पॉइंट पे किसी भी लैंग्वेज की जो स्टडी होती है उसको हम सिंक्रोनिक स्टडी बोलते हैं। डायक्रॉनिक क्या होती है, ये लिंग्विस्टिक का चेंज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो यू कैन जस्ट मग इट अप एज इट इज। ये दोनों आपको हेल्प करेगा, सिंक्रोनिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज और डायक्रॉनिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज। आपका इनकरेक्ट है। फिलोलॉजी इज ऑल्सो इनकरेक्ट, फोनोलॉजी वाला भी इनकरेक्ट है। द करेक्ट आंसर इज सी एंड डी। क्वेश्चन नंबर 121, वी हैव टू मैच द फॉलोइंग टेक्स्ट एंड किसने उसको ट्रांसलेट किया था। ठीक है, तो रामायणा वॉज ट्रांसलेटेड बाय रैल्फ टी एच ग्रिफिथ। महाभारत वॉज translated by Mahamatha Nath Datta. भगवत गीता was by Charles Wilkins. Charles Wilkins. ठीक है, डी का थर्ड, ओके, डी का थर्ड इज देयर, एंड देन महाभारता इज सी का है सेकंड, सी का है अगेन सेकंड, रामायणा इज फर्स्ट। ठीक है, तो टू इज करेक्ट। अगेन वी हैव अनदर मैच द फॉलोइंग, और टर्म्स जो हैं उसके डेफिनेशंस के साथ हमें क्या करना है, उसको मैच करना है। तो पहला देखेंगे कि मॉर्फीम क्या होता है। मॉर्फीम ऐसा यूनिट होता है वर्ड का, सॉरी लैंग्वेज का, दैट कैन नॉट बी एनालाइज्ड इनटू स्मॉलर यूनिट। मतलब ये कि ये छोटा नहीं किया जा सकता, मतलब सबसे छोटा पार्ट जो होता है किसी भी वर्ड का बेसिकली वो मीनिंगफुल होना चाहिए, तो उसको हम मॉर्फीम बोलते हैं। जैसे कि अनहैप्पीनेस। ठीक है, तो अन क्या है और हैप्पी और नेस, इन तीनों का अपना अपना क्या है, मीनिंग है, एंड दिस इज द स्मॉलेस्ट यूनिट this word can be broken into and the one unit is known as morpheme. ठीक, और भी छोटा अगर हम इसको कर देते हैं तो that part will known as phoneme. ठीक है, तो एनाफोरिक वर्ड क्या होता है। एनाफोरिक वर्ड इज रेफर बैक टू अ वर्ड और फ्रेज प्रीवियसली यूज्ड इन टेक्स्ट और कॉन्वर्सेशन। ठीक है, तो जो भी प्रीवियसली जो भी इस्तेमाल हुआ होता है टेक्स्ट, आई मीन द वर्ड ऑफ फ्रेज, उसी को हम क्या बोलते हैं, एनाफोरिक वर्ड। जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे आपने वो द टेल ऑफ टू सिटीज अगर आपने पढ़ी है तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि दिस वाज अ वर्स्ट ऑफ टाइम, दिस वाज अ गुड टाइम, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं कि इट इज, फिर उसके बाद इट इज, तो एनाफोरिक वर्ड हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, एंटीसीडेंट क्या होता है, अ वर्ड ऑफ फ्रेज दैट इज रेफर्ड बैक टू बाय अ प्रोनाउन और अदर प्रोफॉर्म। ठीक, ये एक वर्ड होता है जो कि रेफर करता है दूसरे प्रोनाउन को। जैसे कि द बॉय आस्क्ड इफ दे कुड गो आउटसाइड, तो बच्चों ने क्या पूछा कि क्या वो बाहर जा सकते हैं, तो एंटी एंड जो दे है वो क्या हो जाता है, वो बॉयज का एंटीसीडेंट हो जाता है। पेरिफ्रेसिस क्या है, यूज ऑफ टू और मोर वर्ड्स टू एक्सप्रेस अ मीनिंग विच कुड अदरवाइज बी एक्सप्रेस्ड इन अ सिंगल वर्ड। ठीक है, तो उसको हम पेरिफ्रेसिस बोलते हैं। पेरिफ्रेसिस का मतलब हो जाता है किसी भी बात को घुमा फिरा करके हम, मीनिंग इज सेम। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि ही इज माई फ्रेंड। ठीक है, ही इज द पर्सन हु हेल्प्स मी व्हेन आई एम इन बैड टाइम, सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से दैट ही इज माई फ्रेंड। सो सीधा सीधा ना बोल करके व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम जस्ट circumlocution I'm just doing, or the correct answer for this one becomes the third one.
ठीक, अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 123 या क्वेश्चन नंबर 123 और इसमें जो है अगेन हमें मैच दी फॉलोइंग करना है और देखना है इसमें। तो the only word I know is hagiography. Hagiography something the writings which are related to saints life or lives of the saints। ठीक है, तो डी का थर्ड इज राइट। ठीक, अपोरिया क्या हो जाता है? अपोरिया ये एक टर्म होता है यूज्ड इन द थियरी ऑफ डीकंस्ट्रक्शन, अगेन रिलेटेड टू जेक्स डेरिडा, टू इंडिकेट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन रिटोरिक एंड थॉट। ठीक है, तो हमारा थॉट क्या है और रिटोरिक क्या है, दोनों के बीच में जो डिफरेंस और कॉन्फ्लिक्ट आता है उसी को हम अपोरिया कहते हैं। इकॉन्स होता है टेक्निकल टर्म इन स्ट्रक्चरलिस्ट थियरी दैट इंप्लाइज अटरेंस। ठीक है, अटरेंस मीन्स स्पीकिंग। इनकोमियम होता है फॉर्मल यूलॉजी इन प्रेज और वर्ड्स टू ग्लोरीफाई पीपल, ऑब्जेक्ट्स और आइडिया। किसी भी बात को बहुत ही सजा के कहना, तो ताकि कोई ऑब्जेक्ट है, कोई आइडिया है, लोग है, वो क्या हो, वो ग्लोरीफाई हो सके। ठीक है, द करेक्ट आंसर 123 का है थर्ड वन। क्वेश्चन नंबर 124 का है हु अमंग द फॉलोइंग ऑब्जर्व दैट नथिंग कैन प्लीज मेनी एंड प्लीज लॉन्ग बट जस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ जनरल नेचर। तो ये कहा है सैमुअल जॉनसन ने। ठीक है, नेक्स्ट 125 हम देखेंगे द इन द 1985 essay Three Women's Text and the Critique of Imperialism, Gayatri Spivak shows the development of the white liberal feminist subject. Which are the texts referred to the title of the essay? ठीक है, तो अगर हम देखें यहाँ पर द वाइल्ड सरगासो सी बाय जीन रीस, ये भी पीछे आया था एक क्वेश्चन में, जीन आयर बाय चार्ल्स ब्रॉन्टे एंड द थर्ड वन इज फ्रैंकेनस्टीन बाय मेरी शेली। ठीक, ये दोनों नहीं है, तो द करेक्ट आंसर इज ए बी एंड सी। थर्ड वन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 126 देखेंगे विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्क ऑफ सैमुअल जॉनसन। कौन सा इसमें से सैमुअल जॉनसन का वर्क नहीं है? करेक्ट आंसर इज द जर्नल ऑफ स्टेला एंड दिस वाज द वर्क बाय जॉनथन स्विफ्ट। ठीक है, जॉनथन स्विफ्ट। और ये जो है इसके लिए स्टेला कौन है? द जर्नल ऑफ स्टेला, स्टेला इज जॉनथन की फ्रेंड रहती हैं एस्थर जॉनसन, जिसको जिसको उन्होंने निक नेम दिया हुआ था स्टेला का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 127 विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट डील विद द थीम ऑफ क्रियलाइजेशन। ठीक है, तो क्रियलाइजेशन के साथ क्रियोल होता है। ठीक है, क्रियोल, तो क्रियलाइजेशन किसमें, कौन से वर्क में क्रियलाइजेशन का थीम दिया हुआ है? तो दैट इज वाइट सरगासो सी रिटन बाय जीन रीस। 128 देखेंगे वी हैव टू put these works in chronological order in order of their publication। ठीक है, तो पहला हम देखेंगे बेटी फ्रीडैन का द फेमिनिन मिस्टिक came in 1963 में। सिमोन दे बेवियोर का वर्क आया था 1949 में। वर्जीनिया वुल्फ का अ रूम ऑफ वंस ओन केम इन 1929। जर्मेन ग्रियर का द फीमेल यूनक 1970। एड्रियन रिच ऑफ वुमेन बॉर्न 1976 में आया है। ठीक है, करेक्ट आंसर बिकम CBA DE। 129 का अगेन वी हैव टू मैच द फॉलोइंग टर्म्स को क्वाइंड, जो इन्वेंटर्स हैं उनके साथ हमें इसको मैच करना है। ठीक है, तो थर्ड स्पेस इसमें जो है द कॉमन वन इज सिमुलैक्रा। सिमुलैक्रा इज गिवन बाय जीन बॉड्रिलार्ड। ठीक है, तो ये हो जाता है डी का फर्स्ट वन, डी का फर्स्ट वन। थर्ड स्पेस इज गिवन बाय होमी भाभा। ठीक, ए का है थर्ड वन, तो ए आपका ये करेक्ट हो जाता है। दिस इज वेल्थ लिटरेचर, दिस इज एक्चुअली गिवन बाय गोथ एंड जो इसका जो मीनिंग है, मीनिंग इज वर्ल्ड लिटरेचर। ठीक है, और ये जर्मन में लिखा हुआ है एंड आई एम रियली सॉरी इफ आई प्रोनाउंस इट रॉन्ग। तो इसका मतलब वर्ल्ड लिटरेचर हो जाता है। पोस्ट इम्प्रेशनिज्म इज रॉजर फ्राई। ठीक है, तो सी का है फोर्थ वन, तो आपका फर्स्ट इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 130 है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज नॉट रिटन बाय चिनुआ एचेबे। चिनुआ एचेबे ने कौन सा वर्क नहीं लिखा है? वीप नॉट चाइल्ड को चिनुआ अचेबे ने नहीं, एनबुगी वातियांगो ने लिखा है। लिटरेचर रिव्यू प्रोवाइड्स, लिटरेचर रिव्यू हमें क्या प्रोवाइड करता है? साइटेशन, डिटेल, डिस्कशन ऑफ वर्क्स ऑलरेडी, रिसर्च इन रेलेवेंट सब्जेक्ट। यही है आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 132, व्हाट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इन ऑर्डर ऑफ देयर पब्लिकेशन? ठीक, अरुण जोशी का जो फॉरेनर आया है 1968 में आया है। वेद मेहता का फेस टू फेस इज 1957। खुशवंत सिंह का आई शैल नॉट हियर द नाइटिंगेल 1959 में। ख्वाजा अहमद अब्बास का जो इंकलाब है दैट केम इन 1955। जीवी रसानी का ऑल अबाउट एच हैटर 1948। करेक्ट आंसर बिकम्स दिस थर्ड वन, 132 का। ठीक है, 133 अगर हम देखते हैं तो हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट प्रोपोनेंट ऑफ ऑक्सफोर्ड मूवमेंट? ठीक है, ऑक्सफोर्ड मूवमेंट क्या था? ये दिस वाज अ 19th सेंचुरी मूवमेंट रहता है। ये आपका क्वीन विक्टोरिया के टाइम पे ये होता है। और इसमें जो मेन प्रोपोनेंट होते हैं इसके, वो क्या सर्च कर रहे होते हैं? रिटर्न ऑफ द कैथलिक ट्रेडिशंस। ठीक है, ये सब कुछ, और इम्पोर्टेंस ऑफ लिटर्जी और सैक्रामेंट और अथॉरिटी ऑफ द चर्च, इन सब चीजों पे क्या किया गया था ड्यूरिंग दिस टाइम, इसमें फोकस किया गया था। तो कौन इसका जो प्रोपोनेंट है वो नहीं था? ठीक है, तो चार्ल्स किंग्सली वॉज नॉट द प्रोपोनेंट ऑफ ऑक्सफोर्ड मूवमेंट। ठीक है, तो जॉन हेनरी न्यूमन जो थे वो थे, एडवर्ड बॉवरी पूसी वो ये भी थे, रिचर्ड हरेल प्राउड ये भी थे। ठीक है, ये लोग क्या थे? प्रोपोनेंट ऑफ ऑक्सफोर्ड मूवमेंट। 134 हम देखेंगे, इसमें भी क्या करना हमें? क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में अगेन लगाना है। ठीक, विकार ऑफ वेकफील्ड 1766 में इसको पब्लिश किया गया था एंड इट वाज रिटन बाय ओलिवर गोल्डस्मिथ। Johnson's dictionary came in 1755, was written by Dr. Samuel Johnson. The Life of Nelson 1813 में लिखा गया, पब्लिश किया गया था and it was written by Robert Southey. Life of Johnson came in 1791 और इसको जेम्स बॉसवेल ने लिखा था। Lives of the Poets 1779 से 1781 तक इसको पब्लिश किया गया था बाय सैमुअल जॉनसन। करेक्ट आंसर इज योर सेकेंड वन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 135 देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर रिमार्क दैट यू आर योर बेस्ट थिंग? ठीक है, तो इसको किस में कहा गया है? इसको जो है टोनी मॉरिसन का जो बिलवेड वर्क है उसमें कहा गया है। ठीक, अगेन वी हैव टू मैच द फॉलोइंग ड्रामेटिस्ट को जो है टेक्निक्स के साथ मैच करना है। ठीक है, तो सारे ही इजी वाले हैं। इसमें मार्टिन एस्लिन ने थिएटर ऑफ एब्सर्ड को दिया था। ठीक है, तो करेक्ट आंसर दिस आल्सो। एंड देन बर्टोल्ड ब्रेक्ट ने स्ट्रेंजमेंट इफेक्ट दिया था। एंटोनिन अर्ट्राउड ने थिएटर ऑफ क्रुएलिटी दिया था। तो द करेक्ट आंसर बिकम्स थर्ड वन। ठीक, और एक जो और आपका बचता है, ऑगस्ट स्ट्रिनबर्ग जो हैं, इन्होंने ड्रीम प्ले दिया था। राइट, ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 137। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स वर एडिटेड बाय गे एक्टिविस्ट, राइटर्स और आर्टिस्ट? ठीक है, तो जो अच्छा, पीछे भी हमने एक गे राइटर का हमने एक क्वेश्चन देखा था। तो दीज क्वेश्चंस आर कमिंग फ्रॉम LGBT क्यू ए प्लस प्लस आर्टिकल्स को भी हमें क्या करना है? कवर करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 137 का जो करेक्ट आंसर बनता है दिस एंड दिस। ठीक है, तो कौन से वर्क हैं जिनको गे एक्टिविस्ट, राइटर और आर्टिस्ट ने एडिट किया है? कैरिज्मा बाय एरिका एडवर्ड, एक्स्ट्रावेगेंट एब्जेक्शन बाय डेरिक स्कॉट। ठीक,
तो करेक्ट आंसर द वन मोर इज देयर, सिग्निफाइंग मंकी, अ थियरी ऑफ एफ्रो अमेरिकन क्रिटिसिज्म बाय हेनरी लुई गेट्स। तो करेक्ट आंसर आपका बन जाता है बी, सी एंड डी। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट वन। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 138। व्हाट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ पीरियड्स ऑफ अमेरिकन लिटरेचर। तो इसमें जो है अमेरिकन लिटरेचर भी हमारा जैसे ब्रिटिश लिटरेचर बटा हुआ है, उसी तरीके से अमेरिकन लिटरेचर भी बटा हुआ है। ठीक है, तो उनमें भी आपका अर्ली नेशनल पीरियड था। द टाइम पीरियड वाज 1790 टू 1828। नेचुरलिस्टिक पीरियड 1900 से 1914। ओके, रियलिस्टिक पीरियड आपका 1865 से 1900। 1865 में ही अमेरिकन सिविल वॉर हुआ था, डू रिमेम्बर दैट, क्योंकि उससे भी काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगला है रिवोल्यूशनरी एज, जिसको अमेरिकन रेवोल्यूशन भी बोलते हैं। 1765 से लेकर के 1790 तक ये चलता है। और उसके बाद रोमांटिक पीरियड या फिर एज ऑफ ट्रांसेंडेंटलिज्म जो है, दैट वाज फ्रॉम 1828 से लेकर के 1865 तक। ऑलराइट, ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर बनता है दैट इज सेकेंड। 139 देखेंगे, विच ऑफ द करेक्ट sequence of the following plays by Girish Karnad in order of their year of publication। ठीक है, तो हयावदना came in 1971, ठीक, तुगलक 1964, और बाली द सेक्रीफाइस 2000 में आया है। 1988 में नागमंडला, ययति जो कि किंग पर बेस्ड है, माइथोलॉजिकल किंग हम बोल सकते हैं, पहले जो थे उनके ऊपर ये बेस्ड है। ठीक है, अच्छा, गिरीश कर्नाड इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एंड ही वाज वेरी एक्टिव इन बॉलीवुड ऑल्सो। हमारे काफी मूवीज में उन्होंने काम किया है। आई थिंक ही वाज इन टाइगर मूवी एज वेल। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज आंसर ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 114 देखेंगे, द पोएम ओ कैप्टन माय कैप्टन is a tribute to Abraham Lincoln. Very beautiful poem by Walt Whitman, and do read that। ठीक है, अब्राहम लिंकन जो है 1865 में जो सिविल वॉर हुआ था, उसी में उनको जो है असासिनेट कर दिया गया था। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट हम देखेंगे। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है ये आपका कॉम्प्रिहेंशन पार्ट से आ जाता है। तो ये पोम का कॉम्प्रिहेंशन है, विच इज अनोनिमसली पोम इज गिवन। पोम का जो नाम है, विच आई सर्च लेटर, मदर टू सन। ठीक है, तो इसमें बट व्हेन यू विल रीड, so it is nowhere you will feel ki mother is saying to the son or father, but you will realize that the mother or father is talking to the child। ठीक है, well son, I'll tell you, life for me ain't been so crystal clear। It's had stacks in it and splinters, and boards torn up and places with no carpet on the floor, bare। But all the time I have been climbing on and reaching landings and turning corners, and sometimes going in the dark where there ain't been no light. So boy, don't you turn back, don't you sit down on the steps, 'cause you finds it's kinda hard. Don't you fall now, for I have still going honey, I have still climbing, and life for me and नो क्रिस्टल स्टेयर। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि द मदर इज टेलिंग टू हिज सन कि जो जिंदगी है उसकी बहुत अच्छी नहीं रही है, इट नो क्रिस्टल स्टेयर। ठीक है, और लाइफ में क्या है कि आगे बढ़ते रहो, डोंट बी पेसिमिस्टिक और बी ऑप्टिमिस्टिक ऑलवेज। तो इसी पर बेस्ड हमको क्वेश्चन नंबर 141 से 145 तक देखने मिलेगा। सो नाउ लेट्स सॉल्व दैट क्वेश्चन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 144 और 141 है, विच कोलोक्वियल फॉर्म ऑफ इंग्लिश इज यूज्ड इन दी पोम। तो अफ्रीकन अमेरिकन इंग्लिश इसके अंदर यूज हुई है, द वे इट इज रिटन, यू कैन जस्ट चेक दैट वंस अगेन।
And C, it is not Indian, it is not American, it is not Australian, it is African American English. ठीक, 142 अगर हम देखेंगे, which one of the following is an extended metaphor in the poem? तो इसमें कौन सी चीज है जो extended metaphor की तरह इस्तेमाल हुई है? तो staircase, आपको शुरू से लेकर अंत तक आपको staircase देखने मिलेगा. 143, which rhetorical device has been used by the poet by repeating and at the beginning of many lines in the poem? ठीक है, तो कौन सी जो है एनाफोरा एंड आपको देखने मिलेगी. ठीक है, इफ आई गो बैक टू द प्रीवियस पेज हियर, तो आपको जो एनाफोरा होता है वो रेपिटेशन, जो मैंने आपको अभी पहले बताया था मैंने आपको कि इट इज द गुड टाइम और इट इज द वर्स्ट ऑफ टाइम, जो द टेल ऑफ टू सिटीज में चार्ल्स डिकेंस ने लिखा था. ठीक है, तो अगेन यू विल सी एंड 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 एंड. ठीक है, डोंट एंड जो है वो ज्यादा है, दैट्स व्हाई वी विल टेक एंड. और क्वेश्चन क्या पूछ रहा था आपसे? The question was कि which rhetorical device has been used by the poet repeating and? So that was anaphora. ठीक है, alliteration नहीं है, hyperbole भी नहीं है, amplifier भी नहीं है. What kind of life does the line "Life for me, no crystal stairs" signify? Very important line from this poem. तो इसका मतलब ये हो जाता है, a life was full of hardships and struggles. The life was life of her mother, life of his mother was not so easy. Right? Question number 145 देखेंगे. What advice does the speaker give to her son in the poem? तो उसमें वो बोलती हैं कि stay strong and never give up in life. ठीक है, अच्छा आगे हम देखेंगे. Let me just read this passage for you. So this is also for your comprehension. तो एक क्वेश्चन आपको एक सेट ऑफ क्वेश्चन आपको आ जाता है पोएम कॉम्प्रिहेंशन से. सेकेंड वन इज पैसेज का कॉम्प्रिहेंशन. ठीक है, हाउ गुड यू आर विद द रिटन थिंग्स. Okay, so let's start. The most important distinction between the animal and man is this, that the animal is very nearly bound within the limits of its necessities, the greater part of its activities being necessary for its self-preservation and the preservation of race. Like a retail shopkeeper, it has no longer profit from its trade of life. The bulk of its earning must be spent in paying back the interest to its bank. Most of its resources are employed in mere endeavor to live, but man in life's commerce is a big merchant. He earns a great deal more than he is absolutely compelled to spend. Therefore, there is a vast excess of wealth in man's life, which gives him the freedom to be useless and irresponsible to a great measure. There are large outlying tracts surrounding his necessities, where he has objects that are ends in themselves. The animal must have knowledge so that their knowledge can be employed for useful purpose of their life. But there they stop. They must know their surrounding in order to be able to take their shelter and seek their food. Some properties of things in order to build their dwellings, some signs of different seasons to be able to get ready to adapt themselves to the changes. Man also must know because he must live, but man has a surplus where he can proudly assert that knowledge is for the sake of knowledge. There he has the pure enjoyment of his knowledge because their knowledge is freedom. Upon this fund of surplus, his science एंड फिलोसफी थ्राइव. ठीक है, तो कहना क्या चाहता है यहाँ पर, बेसिकली एनिमल का और मैन का कंपैरिजन दिखाया गया है और दिखाया गया है कि जो एनिमल होते हैं वो उनके पास भी एक इंटेलेक्ट है, एक एक्सपीरियंस वो भी गेन करते हैं, सो दैट दे कैन सीक द शेल्टर, और वो रह सके आराम से और वो अपना खाना ढूंढ सकें और उतना ही बस. ठीक है, बट मैन क्या है, मैन इस तरह से नहीं जीता. मैन को क्या है, हम वेल्थ अक्वायर करते हैं क्योंकि हमारा क्या है, नॉलेज इज टेक फॉर द नॉलेज. ठीक है, नॉलेज के लिए है, नॉलेज के लिए हम नॉलेज को क्या करते हैं, गेन करते हैं.
हमारे लिए नॉलेज क्या है, फ्रीडम है, ठीक है, जिसमें जो फिलॉसफी है और साइंस है उसमें वो हमारी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली दिस काइंड ऑफ कंपैरिजन, और दिखाया गया है कि मैन किस तरह से सेल्फिश हो रहा है और बाकी चीजों के बारे में, ठीक है। तो नाउ लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 146। एट व्हाट स्टेज डज नॉलेज बिकम फ्रीडम फॉर मैन, ठीक है। तो कौन से स्टेज पे नॉलेज फ्रीडम बन जाती है, तो वेयर मैन अक्वायर्स अ सरप्लस, ठीक है। तो अगर अब यहाँ पर हम चेक करें, हाँ, मैन हैज सरप्लस, क्योंकि इंसानों के पास क्या हो रहा है, हर चीज सरप्लस में आ रही है, पैसा है, क्योंकि हमें पता है हम हमारे पास पैसा है तो वी कैन बाय एनीथिंग, राइट। सो वी आर गेटिंग एवरीथिंग इन सरप्लस, हमें जितनी जरूरत है हम उतना नहीं रखते हैं, हमसे ज्यादा ही क्या करते हैं, अक्वायर कर लेते हैं। तो मैन अक्वायर्स अ सरप्लस ऑफ नॉलेज बियॉन्ड प्राइमरी नेसेसिटी ऑफ लाइफ, ठीक है। नेसेसिटीज ऑफ लाइफ लिखा हुआ है, बट एज फॉर मी शुड बी लाइफ। ओके, अगला है 147, हम देखेंगे व्हाट गिव्स मैन द फ्रीडम टू बी यूजलेस एंड इररिस्पॉन्सिबल। तो यहाँ पर क्या नॉलेज होगा, आर्टिस्टिक टेस्ट होगा, अबंडेंस ऑफ वेल्थ इन लाइफ होगा, सेल्फलेसनेस होगा, ठीक। करेक्ट आंसर इज अबंडेंस ऑफ वेल्थ इन लाइफ, उसी की वजह से क्या कर रहा है, वो सब कुछ सरप्लस में लेकर के आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 148 है व्हाट अकॉर्डिंग टू द राइटर इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड मैन। एनिमल और मैन के बीच में क्या बेसिक डिफरेंस क्या है। एनिमल्स आर प्री ऑक्यूपाइड विद सेल्फ सस्टेनेंस वाइल मैन अस्पायर्स फॉर अटेनमेंट ऑफ फ्रीडम थ्रू नॉलेज, वेरी ट्रू, ठीक है। अगला है 149 का व्हाट डज द ऑथर मीन बाय मैन ऑल्सो मस्ट नो बिकॉज ही मस्ट लिव, ठीक। द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज द एसेंस, नॉलेज इज द एसेंस ऑफ मैन्स लाइफ। क्वेश्चन नंबर 150 देखेंगे व्हाट डज द मेटाफर अ बिग मर्चेंट स्टैंड फॉर। जो हमने पढ़ा है पैसेज, उसके अंदर एक मेटाफर आया था बिग मर्चेंट, तो वो किसके लिए इस्तेमाल हुआ है, फिलेंथ्रोपिस्ट जी नहीं, गुड समैरिटन नहीं, अ मर्सिनरी नहीं, अ वोरेशियस अक्यूमुलेटर ऑफ नॉलेज। वोरेशियस का मतलब हो जाता है समवन हु इज acquiring the knowledge in a very vast thing, ठीक है। तो दिस वॉज ऑल 150 क्वेश्चन हमने कर लिया है नेट का। आई होप दिस इज गोइंग टू हेल्प यू इन योर नेक्स्ट एग्जामिनेशन, ठीक है। द अनदर एग्जाम जो डेट है उसकी वो आ चुकी है, दैट इज ऑन 21st of August। 2 शिफ्ट में है, मॉर्निंग शिफ्ट एंड इवनिंग शिफ्ट में, ठीक है। 30 हमारा कोड है इंग्लिश लिटरेचर का, 21st of August को है। तो ऑल द बेस्ट टू एवरीवन हु इज गोइंग टू अपीयर, बिकॉज ऑब्वियसली जिसने पिछला पेपर दिया था वो इस पेपर को भी देगा। तो ऑल द बेस्ट टू एवरीवन, एंड आई विल ऑल्सो सिट इन दैट एग्जामिनेशन एंड आई विल ऑल्सो सॉल्व द सेम क्वेश्चन फॉर यू अगेन, ओके। Okay, thank you so much, thank you for watching, and I'll see you in my next video. Till then, bye everyone and take care of yourself. Thank you.